गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर जो न्यूक्लियस का था, लेक्चर नंबर 8, उसमें अपन ने पढ़ा था कि चेन रिएक्शन क्या होती है। फिजन जो रिएक्शन अपन ने पढ़ाई थी, यूरेनियम 235 की पढ़ी थी अपन ने। तो उसमें अपन ने देखा था कि यूरेनियम 235 जो था उस पे एक न्यूट्रॉन ने, स्लो न्यूट्रॉन था, उस न्यूट्रॉन ने उस पर बॉम्बार्डिंग की, उसने उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद 236 बना और 236 बनने के बाद वो ब्रेक हो गया। क्लियर। तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो थी, फिजन रिएक्शन जो थी, वो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन थी और उसका जो यूज है वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर किया जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखिए डिफिकल्टीज फेस्ड इन चेन रिएक्शन। जो चेन रिएक्शन होती है उसमें कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। डिफिकल्टीज से अपन बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स उसके सामने होती हैं जिनकी वजह से चेन रिएक्शन में थोड़ा सा जो है अपन को उसको रिमूव करना पड़ता है, तब जाके चेन रिएक्शन को अपन को आगे बढ़ाना पड़ता है। क्लियर। तो मैं आपको सामने लिखा हुआ है कि यूरेनियम 238 जो है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, ये दो देखो। यूरेनियम 236 जो होता है वो तो अनस्टेबल होता है। क्लियर। तो अपन बात करेंगे यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, ये दोनों ही नेचर में बहुत अच्छी क्वांटिटी में तो नहीं पाए जाते हैं। अपन बोला कि भाई यूरेनियम 238 आप देख रहे हैं कि इसकी अबंडेंस कितनी होती है, 93.3% होती है, और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो केवल कितनी होती है, 0.7% होती है। तो क्वेश्चन यहां पर ये बन जाता है कि इसकी क्वांटिटी 93.3% होती है, नेचर में अच्छा खासा पाया जाता है सर, और यूरेनियम 235 तो केवल 0.7% पाया जाता है। उसके बावजूद भी हम यूरेनियम 235 को ही फिजन प्रोसेस के लिए काम में क्यों लेते हैं। अब ये 0.7% पाया जाता है इसलिए तो ये महंगा है, अदरवाइज ये महंगा नहीं होता। ठीक है, अगर अपन यूरेनियम 235 को यूज करें जो नेचर में 93.3% मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब इतना सारा ये नेचर में मिल रहा है तो अपन आराम से इसको यूज कर सकते हैं, महंगा भी नहीं होगा। लेकिन ये बहुत महंगा, यूरेनियम तो बहुत महंगा एलिमेंट है। ठीक है, तो 0.7% वाले को ही यूज क्यों किया जाता है। तो एक यहां पर एक डिफिकल्टी है इसके सामने, और वो डिफिकल्टी क्या है देखिए। एक्चुअल में क्या है, यूरेनियम 238 जो है, जो 93.3% पाया जाता है, इसको फिजन कराने के लिए एक बहुत फास्ट न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत पड़ती है, फास्ट न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। जबकि इसको अगर अपन फिजन करवाएं तो इसके लिए स्लो न्यूट्रॉन भी रिक्वायर्ड है। ये स्लो न्यूट्रॉन से भी क्या हो जाता है। अब सोचो, आप फास्ट न्यूट्रॉन आपको चाहिए तो पहले तो आप न्यूट्रॉन को एनर्जी दो उसको फास्ट करने के लिए। तो आप ये समझिए कि न्यूट्रॉन को एनर्जी देने के लिए जिस डिवाइस का यूज करना पड़ेगा या जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आपको एनर्जी, अब सिंपल सी बात है, फायदे का सौदा कौन सा होता है, फायदे का सौदा तो वो होता है ना कि आप एनर्जी कम दो मिले ज्यादा। तो वो यूरेनियम 235 उस परीक्षा पे खरा उतर जाता है ना। यूरेनियम 238 जो है उसके लिए तो पहले एक फास्ट न्यूट्रॉन बनाओ, फिर क्या होता है कि अगर वो न्यूट्रॉन फास्ट अच्छे से नहीं बन पाया तो यूरेनियम 238 उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसका मास नंबर अच्छा खासा है, अच्छी खासी स्पेस होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। स्लो न्यूट्रॉन को तो ये कर ही लेता है एब्जॉर्ब, लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन जो है अगर वो अच्छा मतलब कि बोले स्पीड नहीं बन पाई और उतनी एनर्जी नहीं दे पाए अपन जितनी उसको रिक्वायर्ड है, तो यूरेनियम 238 उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर कोई भी फिजन वहां पर नहीं होगा। क्योंकि अगर ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यूरेनियम का कोई आइसोटोप बनेगा नहीं। भाई यूरेनियम 238 तो पहले से ही है, तो क्या बनेगा 239 कुछ होता ही नहीं है। भाई यूरेनियम 235 के अंदर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया गया था तो वो क्या बना था, वो बना था 236, और 236 तो एक आइसोटोप होता है जो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल इसलिए वो टूट गया था। भाई यूरेनियम 238 ने अगर एब्जॉर्ब किया तो वो नहीं टूटेगा। क्लियर। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रिमूवल करने के लिए क्या एक तरीका साइंटिस्टों ने लगाया है, वो ये लगाया है, पर लेकिन इस पे काम अभी चल रहा है कि यूरेनियम 238 है, पहले इस यूरेनियम 238 को बनाओ 235। क्या बनाओ, 235 बनाओ, और 235 बनाने के बाद जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाई थी उसे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा और कोई तरीका
नहीं होता है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन फैक्टर। बायो नहीं है भाई, फिजिक्स ही चल रही है अभी तक। रिप्रोडक्शन फैक्टर, तो रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है वो चेन रिएक्शन जो है उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका और है। कैसे है देखिए, ये रेशो है किस किस चीज का, मैं लिख देता हूं यहां पर। ये रेशो है एफ या के, दोनों से इसको डिनोट कर सकते हैं अपन। इसका मतलब है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, और नीचे आएगा रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए और उसमें से कितने न्यूट्रॉन लॉस हो गए। जैसे अपन बात करें कि जो चेन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें क्या हुआ था कि 3 न्यूट्रॉन बने और उसमें से 2 न्यूट्रॉन लॉस हो गए, आगे मतलब 1 न्यूट्रॉन उसमें से लॉस हो गया। जैसे अपन ने देखो ये देखा था ना कि एक न्यूट्रॉन आया यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 एटम बने वापस, ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन निकले, तो 0n1 इधर गया, 0n1 इधर गया, और एक न्यूट्रॉन बीच में जो है ना, ये न्यूट्रॉन लॉस कहलाएगा, बीच वाला ये न्यूट्रॉन क्या हुआ, लॉस हुआ है ना भाई। ये दोनों न्यूट्रॉन तो क्या काम आ गए आगे, पर ये न्यूट्रॉन क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन तो लॉस कहलाएगा, पूरा कंप्लीटली लॉस है ये न्यूट्रॉन। तो क्लियर, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, F इज इक्वल टू हो जाएगा इस केस में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए बट 1 न्यूट्रॉन जो है वो लॉस हो गया, तो इसका रिप्रोडक्शन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर, तो किसी भी रिएक्शन में रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके वो चेन रिएक्शन आगे बढ़ती है। सोचो आप, अगर मान लो एक से कम हुआ है, 1 से कम हुआ, 1 से कम हो तो क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन और रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन 1 से कम हुआ, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो लेस देन हो जाएगा रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन से। मतलब ये वाली बात हो गई कि भाई प्रोड्यूस 3 हुए और लॉस 4 हो गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर, और अगर मान लो रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है वो 1 हो जाए, कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो इसका मतलब जितने प्रोड्यूस हुए उतने ही लॉस हो गए। वैसे तो वो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, लेकिन ऐसी रिएक्शन को अपन स्टेडी रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेडी रिएक्शन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेडियो एक्टिव डिके एंड न्यूक्लियर फिजन। देखिए, रेडियो एक्टिव डिके भी आप लोग पढ़ चुके हैं, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, क्लियर, अल्फा बीटा गामा इमिशंस। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे पढ़ लें प्लीज, क्योंकि वो आप कंप्लीट हमारा हो चुका था रेडियो एक्टिव डिके। उसके बाद अगला टॉपिक था अपना न्यूक्लियर फिजन, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। हम न्यूक्लियर फिजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक्स अपने आते जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक अपना आ गया कंफ्यूजन वाला कि सर रेडियो एक्टिव डिके में भी कुछ ऐसा ही था और न्यूक्लियर फिजन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मतलब थोड़ा सिमिलर सा है। तो दोनों में अपन डिफरेंस चेक करते हैं क्या है। देखिए, जो रेडियो एक्टिव डिके था, क्या समझते हो उस चीज के बारे में, क्या वो स्पॉन्टेनियस था? यस, रेडियो एक्टिव डिके स्पॉन्टेनियस फिनोमेना था। हमने जब रेडियो एक्टिव डिके करवाया, हमने करवाया नहीं, वो तो अपने आप होता है। क्लियर, रेडियो एक्टिव डिके जो है वो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होता है। उसको करवाने के लिए किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आप न्यूक्लियर फिजन जब पढ़े थे तो यूरेनियम का जो आपने न्यूक्लियर फिजन किया था, तो क्या वो अपने आप हो गया था? क्या यूरेनियम रखा रखा जो है टूट गया था? हाँ, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी भी शो करता है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस शो करता है। कभी भी न्यूक्लियर फिजन स्पॉन्टेनियसली शो नहीं करता है। क्लियर, तो पहला सबसे मेजर डिफरेंस ये हो गया कि जो रेडियो एक्टिव डिके है वो स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, जबकि न्यूक्लियर फिजन जो है वो स्पॉन्टेनियस फिनोमेना नहीं है। तो पहला यहां पर जो डिफरेंस बनता है वो बनता है स्पॉन्टेनियस का। क्लियर, दूसरा डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं यहां पर क्या है। देखिए, रेडियो एक्टिव डिके जब हुआ था तो यूरेनियम का न्यूक्लियस या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो न्यूक्लियस था वो ब्रेक नहीं हुआ था। क्लियर, जबकि न्यूक्लियर फिजन जब हुआ था तो इसमें
फिजन प्रोसेस तभी मानी जाएगी जब कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस अपने दो न्यूक्लियस में टूटेगा या तीन न्यूक्लियस में टूटेगा। यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर जो है ब्रेकेबल कोई चीज नहीं होती है, उसी में से वो चीज धीरे धीरे कम होती है। यानी कि अपन बात करें उसमें डिके होता है और इसमें फिजन होता है, यानी कि इसमें ब्रेक होता है। अंतर। तीसरा मेन डिफरेंस क्या है कि देखिए न्यूक्लियर फिजन और रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके में भी एनर्जी निकली थी और न्यूक्लियर फिजन में भी एनर्जी निकली थी, लेकिन न्यूक्लियर फिजन में निकलने वाली जो एनर्जी है वो रेडियो एक्टिव डिके में अल्फा बीटा गामा के थ्रू निकलने वाली जो एनर्जी है उससे कहीं ज्यादा होती है। यानी कि एनर्जी न्यूक्लियर फिजन, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। और चौथा और सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है बेटा कि रेडियो एक्टिव डिके जो है उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करना पॉसिबल है। नॉर्मल सी बात है, आपने देखा है कि रेडियो एक्टिव डिके जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन न्यूक्लियर फिजन कंट्रोल हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल। एटॉमिक पाइल भी बोलते हैं इसको, बहुत सारी बुकों में एटॉमिक पाइल लिखा हुआ होता है, और इसका एनसीईआरटी में जो बुक में नाम दे रखा है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे राजस्थान में रावत भाटा चित्तौड़ में है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है, और मैं बात करूं तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पे बेस्ड है, और ये एक ऐसी डिवाइस है जो न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज पर्पस में कन्वर्ट करने के काम आती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है सर? न्यूक्लियर एनर्जी फिजन से जो बनी है, जो एनर्जी फिजन से बनी है उसको अगर आपको यूटिलाइज करना है, ऐसा नहीं होता है कि आपको कहीं से यूरेनियम मिल गया आप उसको अपने रूम में ले आए और रूम में लाके उसको तोड़ रहे हो न्यूट्रॉन से, ऐसे नहीं टूटेगा वो, ठीक है। उसमें से अल्फा बीटा गामा निकलेंगे और आपकी पूरी स्किन को जो है वो खराब कर देंगे, कर मत देना ऐसा, ठीक है। तो क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को करवाया जाता है, और उसके थ्रू जो एनर्जी जो मैंने आपको बताई थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है, जो एक एटम के थ्रू निकली थी, ऐसी काफी सारी एनर्जी निकाल के फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है, ये होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। और अब अपन न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो मैं आपको एक एक करके वो सारे पार्ट समझाऊंगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होते हैं। तो मैंने यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर का एक डायग्राम, रफ डायग्राम मैंने यहां पर आपको बना दिया है, जिसमें आपको ये ऊपर जो दिखाई दे रही हैं तीन, ये कंट्रोल रोड्स हैं, इनको आप ज्यादा भी बना सकते हैं, और ये नीचे जो है ये फ्यूल्स रॉड है, फ्यूल्स रॉड कहलाती हैं। अभी आपको एक एक चीज समझाऊंगा मैं। ये डॉट 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 जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर कॉल्ड मॉड्यूलेटर्स, और ये कूलेंट है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको अपन समझते हैं एक एक चीज को कि ये एक्चुअल में सारी चीजें होती क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है नंबर 1 है फ्यूल, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, फ्यूल क्या है? फ्यूल है फीजनेबल मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जिसका फिजन आपको करवाना है। तो नॉर्मल सी बात है कि अच्छे फीजनेबल मटेरियल का हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा फ्यूल के लिए, तो उसकी अपन रॉड यूज करते हैं, और वो रॉड यूरेनियम 235 की हो सकती है या फिर प्लूटोनियम 239 का भी यूज इंडिया में किया जाता है। प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 235, यानी कि जो इजीली फिजन हो सके उसका, और अच्छा खासा फीजनेबल मटेरियल हो और अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके उसके एटम, ऐसा फ्यूल आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर? सेकंड है आपका मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर जो यहां पर डॉट 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 भरा हुआ है, देखो ये तो रॉड्स हो गई, ये डॉट 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 जो मॉड्यूलेटर्स भरा हुआ है, एक्चुअल में ये मॉड्यूलेटर बना हुआ होता है या तो ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट के अलावा या फिर ये बेरिलियम ऑक्साइड हो सकता है BeO, या फिर ये हैवी वाटर हो सकता है, खारा पानी, हार्ड वाटर, ठीक है, D2O। एक्चुअल में क्या है कि ग्रेफाइट का ओरिजिनलिटी में काम क्या होता है
देखिए जब जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन उस यूरेनियम की रॉड को फिजन करेगा, क्लियर, तो वो न्यूट्रॉन जो है कभी कभार क्या होता है कि बहुत फास्ट हो जाता है, और वो न्यूट्रॉन जब बहुत फास्ट हो जाता है तो उसको स्लो करने के लिए आपको एक मटेरियल की जरूरत होती है, और वो मटेरियल मॉडरेटर होता है। यानी कि वो क्या करेगा, वो उसकी स्पीड को मॉडरेट कर देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन यहां पर ये आ सकता है कि सर ऐसे कैसे मॉडरेट कर देगा। तो देखिए एक इलास्टिक कॉलिजन का एक रूल है फिजिक्स के अंदर, वो ये है कि जब दो सेम मास के या अप्रॉक्स सेम मास के दो चीजें आपस में कोलाइड करती हैं, और एक बहुत फास्ट होती है और एक रुकी हुई होती है, क्लियर, तो जब एक रुकी हुई होती है और एक बहुत फास्ट होती है, तो क्या होता है कि जो फास्ट वाली चीज होती है वो अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है किसे, जो रुकी हुई चीज होती है। ये इलास्टिक कॉलिजन का एक नियम है, और इसी नियम के तहत यहां पर क्या होगा कि ये जो मॉड्यूलेटर्स हैं, जो ग्रेफाइट के हैं या बेरिलियम ऑक्साइड के हैं, ये रुके हुए होते हैं। तो जैसे ही फास्ट न्यूट्रॉन आता है, इनके बीच में इलास्टिक कॉलिजन होता है, और उस फास्ट न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है किसके लिए, ग्रेफाइट के लिए, और न्यूट्रॉन्स बिकम्स स्लो, और न्यूट्रॉन्स स्लो हो जाता है। इससे क्या होता है कि न्यूट्रॉन स्लो रहेगा तभी अच्छे तरीके से कॉलिजन कर पाएगा, और अगर वो फास्ट हुआ तो यूरेनियम 235 को ही वो तोड़ देगा और कुछ नहीं बन पाएगा। यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन जाएगा तो वो न्यूट्रॉन स्लो होना चाहिए, और स्लो होगा तभी तो उसे यूरेनियम 235 एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाएगा, 236 बनाएगा, और 236 बनाने के बाद क्या होगा, वो 236 बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक होगा, और तभी जाके क्या बन पाएगी, एनर्जी जिसे हम चाहते हैं। क्लियर, ओके। तीसरा यहां पर है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, देखिए ये आपके ऊपर जो कंट्रोल, यहां पर ये इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो मैंने कंट्रोल रॉड्स बनाई हैं, ये क्या काम करती हैं। पहली बात तो समझिए कि कंट्रोल रॉड्स किस किस की बनी हुई होती हैं, ये कैडमियम की बनी हुई होती है या बोरॉन स्टील की बनी हुई होती है। इनका एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि जब आपको रिएक्शन को रोकना है तो आप इन कंट्रोल रॉड्स को इस तरीके से नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिराने से क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन इन कैडमियम रॉड्स पे आके चिपक जाते हैं, और जो फिजन प्रोसेस है वो रुक जाती है। नॉर्मल सी बात है, फिजन प्रोसेस को रोकने के लिए उनको नाम से पता लग रहा होगा आपको, कंट्रोलर, ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। बोरॉन स्टील और कैडमियम का यूज इनके लिए किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट कूलेंट। देखिए कभी कभार क्या होता है कि फिजन रिएक्शन काफी देर तक चल गई और अच्छी खासी एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस हो गई, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जो नॉर्मल सी बात है उस रिएक्टर के लिए थोड़ी सी गलत है, डिसएडवांटेज है उस चीज के लिए। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, वहां पर यूज किया जाता है कूलेंट का। कूलेंट में क्या करते हैं, देखिए यहां से इस तरीके से पानी डाला जाता है, पानी डालो या एयर डालो या कार्बन डाइऑक्साइड डालो, क्लियर, यहां से डाला जाता है। तो जैसे ही पानी अंदर जाएगा, यहां से बिल्कुल ठंडा पानी आपने डाला, यहां पे जाके वो ठंडा पानी जो क्या होगा, अंदर की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहां से गर्म निकल जाएगा। फिर डाल ऐसे चलता रहेगा, और जो है हीट जो है वो धीरे 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 क्या आ जाएगी, उस रिएक्टर के अंदर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी। क्लियर, तो इस तरीके से कूलेंट काम करता है। उसके बाद है रिएक्टर शील्ड। रिएक्टर शील्ड तो नॉर्मली एक प्रोटेक्टिव दीवार होती है, वॉल होती है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों ओर एक वॉल बनाई जाती है कंक्रीट से, जिससे आप ये मान लो कि जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स भी तो निकलेंगे ना यूरेनियम से, अब उस प्लांट में काम करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नुकसान पहुंचा सकते हैं तो क्या करते हैं, रिएक्टर शील्ड बना देते हैं कंक्रीट की, जिससे क्या होता है कि नॉर्मल सी बात है वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल से उनकी सुरक्षा हो पाएगी। क्लियर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन के बाद अपन स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। क्लियर, तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग को समझने के लिए आप एक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। अपन क्या होता है कि सबसे पहले ये कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं, इन ये गिरी हुई होती हैं, और इनको सबसे पहले ऊपर उठाया जाता है। क्लियर, अब आप इमेजिन करना, इन चीजों को दिमाग के अंदर बिल्कुल इमेजिन कर लीजिए अच्छे तरीके से। कंट्रोल रॉड को ऊपर उठाया गया, जैसे ही कंट्रोल रॉड को ऊपर उठाया जाता है तो जो उसके न्यूट्रॉन्स जो कंट्रोल रॉड्स की वजह से रुके हुए थे, वो न्यूट्रॉन्स वापस यूरेनियम के जो रॉड्स लगी हुई हैं, फ्यूल रॉड्स, इन पे फिजन करना स्टार्ट कर देते हैं।
फिजन करना स्टार्ट, फिजन होता है, नॉर्मल सी बात है। फिजन होते 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 उसमें नए नए न्यूट्रॉन्स बनते हैं। न्यूट्रॉन्स बनते हैं तो वो थोड़े न्यूट्रॉन्स जो है वो फास्ट भी हो जाते हैं, तो मॉडरेटर अपना काम स्टार्ट करता है। हीट ज्यादा हो जाती है तो कूलेंट अपना काम स्टार्ट करता है। मतलब सबका अपना अपना जो काम है वो अलग 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 होता है। और जब इस रिएक्शन को रोकना होता है तो इन कंट्रोल रॉड्स को वापस नीचे गिरा दिया जाता है, जिससे सारे न्यूट्रॉन्स आकर इन पर जो है चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं तो क्या होता है, वो रिएक्शन रुक जाती है। अब देखिए, अब आप नॉर्मल सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा 10th क्लास के अंदर लेके चलता हूं। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, टरबाइन घुमाना पड़ता है, टरबाइन से डायनेमो चालू होता है, और डायनेमो से जो है वो क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो टरबाइन को घुमाने के लिए बहुत जगह पानी का यूज करते थे, तो यहां भी अपन क्या करेंगे, वाटर वेपर का यूज करेंगे। होता क्या है कि जब फिजन प्रोसेस के थ्रू जो हीट बनती है, उस हीट से वाटर को वेपोराइज करवाया जाता है और उसको प्रेशर पाइप में लेकर टरबाइन पे डाला जाता है, और टरबाइन जो है वो घूमने लग जाता है। टरबाइन घूमने लग जाता है, टरबाइन से कनेक्ट होता है डायनेमो, और डायनेमो जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, जनरेट करने का काम करता है। तो अब लास्ट में अपन ये देख लेते हैं कि भाई रिएक्टर्स का जो है वो यूज क्या क्या है, क्लियर? तो रिएक्टर के यूज मैंने आपको 3 यूज लिख दिए हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स। देखिए, जब अपन फिजन करवाते हैं तो अंदर ही अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट अचानक बन जाते हैं, जो नॉर्मल सी बात है, ये पूरा प्रोसेस जो करवाया जा रहा है आर्टिफिशियल प्रोसेस है, और आर्टिफिशियल प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसे आइसोटोप्स बन जाते हैं जो खुद भी रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है? तो रेडियो एक्टिव कुछ आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स बनाने के लिए भी रिएक्टर का यूज ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्लियर? इमिशन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा फास्ट हो गए थे, तो उन न्यूट्रॉन्स को रोकने के बजाय उन न्यूट्रॉन्स को कभी कभार बाहर भी निकाल लिया जाता है। अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी भी डिसइंटीग्रेट करने के लिए किसी चीज को, तो वहां से फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो भी बन सकते हैं इसके थ्रू। तीसरा, जनरेशन ऑफ एनर्जी, जो तो मैंने आपको पढ़ाया ही है कि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बताया जाता है। इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो फिजन प्रोसेस का बिल्कुल उल्टा है, और उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में आपने क्या देखा था कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो 2 लाइट न्यूक्लियाई में टूटेगा, लेकिन अगर आप अब इसमें फ्यूजन पढ़ोगे तो आप इसमें क्या पढ़ोगे कि 2 लाइट न्यूक्लियाई जब आपस में मिलेंगे तो वो एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है? और उसमें से भी कुछ एनर्जी वहां पर इमिट होगी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बैठ जाना चाहिए, वो क्या है कि दो न्यूक्लियर चाहे लाइट न्यूक्लियाई हो चाहे हैवी न्यूक्लियाई हो, 2 न्यूक्लियाई को कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि अपन ने ये तो सीखा भाई किसी चीज को तोड़ना तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई एनर्जेटिक पार्टिकल उस पर बॉम्बार्डिंग करवा दीजिए वो टूट जाएगा, लेकिन 2 पार्टिकल्स को जोड़ना कैसे पॉसिबल है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होती है। 1 या 2 दिन के अंदर ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, सेकंड वाली, जिसमें आपको न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ने को मिलेगा। और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो तक शायद ये चैप्टर अंतिम होगा, लास्ट होगा। थैंक यू।